मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, क्योंकि हमारी मस्जिद हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वर्षातनं एकदाच आमचं असं नसतं, तुम्ही रोज रस्त्यावर नमाज पडता दर शुक्रवारी, मग तुम्ही वर्षातनं एकदाच नमाज पडा, अभियान एवढंच सांगायचं। त्यामुळे मी त्यांना प्रसिद्धीच्या लायक समजत नाही, म्हणून असल्या फालतू गोष्टीला मी उत्तर देणार नाही। राहुल औरंगजेब सब धर्म सब समाज के इज्जत किया करते थे। कोणी हा जो औरंग्याच्या पिलावळचा राहिलेला कोणतरी असेल तर त्याला मग आता औरंग्याच्या कबरीच्या बाजूला झोपवण्याचे कार्यक्रम करायला पाहिजे। एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारेंगे। मग त्यालाही औरंग्याच्या कबरीच्या बाजूला झोपवण्याचा कार्यक्रम मग आमचे शिवभक्त आणि हिंदू समाजाचे हिंदुत्व विचाराचे कार्यकर्त्यांनी घेतले ना, तर मग त्यांना चूक म्हणता कामा नहीं। और शरद पवार का साथ जो लोगों ने छोड़ा है ना, वो सब ईडी और इनकम टैक्स के डर से छोड़ गए। आपने मनसे की बात की, 14 आमदार थे अभी 0 पर आ गए, मनसे और ठाकरे एक साथ आने की सोच रहे हैं अभी ठाकरे, आप किस तरह से आ जाए। अरे ये मराठी मुद्दा कुछ मुद्दा होता है क्या? इसको मुद्दा बोलते हैं क्या? ये फालतू बातें करते हैं लोग। मराठी जो महाराष्ट्र में रहने वाले सब मराठी से प्यार करते हैं, किसी को नफरत मराठी से नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, आप मुझे बता दो, आज समझो कोई IAS अफसर है, यहाँ आया 3 साल के लिए 5 साल के लिए, उसे मराठी सीखा, कल इसकी पोस्टिंग आसाम हो सकती है, जा सकता है वो आसाम चला गया, आसामी सीखे वो, उसके बाद फिर उसको गुजरात भेज देंगे तो गुजराती सीखे वो। मतलब क्या, एक ज़बान ऐसी होना चाहिए देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका सम्मान हो। बाकी हर स्टेट में उसकी ज़बान है, हर स्टेट की एक ज़बान है, उसको सम्मान होना चाहिए। ठाकरे और मनसे तो एक साथ आने की सोच रहे हैं, इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। अगर उसी घर में पैदा हुए हैं तो साथ रहें, हमें खुशी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, रहें साथ में। लेकिन वो एक होने के बाद बहुत सक्सेस रेशो उनका बढ़ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। मुंबई महापालिका, मुंबई महानगरपालिका रंगे या तो लोकल बॉडी जो भी इलेक्शन रहेंगे, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे, या तो वो जो अदृश्य शक्ति है उसको हरा पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप क्या लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे तो पूरा? नहीं, राज ठाकरे जी की अभी तो कोई ताकत है नहीं, खाली वो तो नफरती की बात करते हैं रोज़ाना। ऐसे लोग जो आज तक उनके बारे में गलत बोलते रहे, अब साथ में जा रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता क्या, मैं ही बोल नहीं सकता इस बारे। अबू आज़मी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चलती है, जो रोज़ाना सुबह हनुमान की पूजा करते हैं। वो हिंदू लोग हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं समझते। हम कभी भी, हम सिर्फ जालिम और मजलूम जो जुल्म करता है उसके खिलाफ सब चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमारी जंग को बंद कराया। हम तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, और हम तो चाहते दुनिया में शांति रहे, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, तो ये तो सबको कोशिश करना चाहिए। परंतु कुछ लोग अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया में जो हत्याएं करवा रहे हैं लोगों की, इसकी निंदा होना चाहिए। उसको जो है इंसाफ करना चाहिए। भारत जो है इसराइल के फेवर, अभी 149 मुल्कों के लोग गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए उसमें, उन्होंने साइन नहीं किया वहाँ जा करके। ये भारतवर्ष की जो परंपरा रही है उसके खिलाफ है काम किया उन्होंने। इसका सपोर्ट दे भारत, ईरान का दे या इजराइल का दे या अमेरिका का? हम तो कहेंगे ईरान का दे। मुख्यमंत्री होने के बाद तो पूरे महाराष्ट्र के मालिक हैं वो, फिर उनको ऐसे छोटे काम नहीं करना चाहिए, किसी और को खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन शरद पवार और अजित पवार का आमना सामना लड़त हो रहा है, उनका जो बड़े नील कंटेश्वर पैनल है और इनका बड़े राजा सरकार बचाव पैनल है। इस वजह से जैसा शरद पवार और अजित पवार का लोकसभा में या विधानसभा में जैसा आमना सामना हुआ, वैसा ही साकर कारखाने के इसमें आमना सामना हुआ है। तो नहीं, मुझे बड़े नेता जो है आमने सामने हो रहे हैं। नहीं, देखिए शरद पवार साहब बड़े नेता हैं, अजित पवार साहब उन्हीं के साथ बड़े हुए, उन्होंने वहीं सीखे उन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोई अंदरूनी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो अलग हुए हैं। मैं नहीं समझता कि अलग होना चाहिए था, लेकिन आमने सामने तो नहीं आना चाहिए। सर, परसों लामूटी में इधर सोलापुर में इनकाउंटर हुआ था, पूना के जो लड़के थे, पूना पुलिस ने इनकाउंटर किया था, उसने आपने टिप्पणी भी की थी। देखिए हाँ, मैंने इंक्वायरी की मांग की थी, लेकिन पूना पुलिस ने जो इनकाउंटर किया है उन पुलिसों को 1 लाख रुपये बख्शीश जाहिर किया है। आपने जो इंक्वायरी की मांग की, नहीं सुनिए, ऐसा ना सुनिए, देखिए ऐसा है ना कि मेरे पास परिवार के लोग आए थे। एक लेडी आई, उसने उसके घर की बोली कि मेरे पे आके कनपटी पे रिवॉल्वर लगा दिया और बोला चलो किधर है वो सोया उसको बताओ। वो ऊपर गई, नॉक किया, जैसे दरवाज़ा खुला उसको गोली मार दिया उसको। देखिए बहुत बड़ा भी क्रिमिनल हो, कसाब से बड़ा क्रिमिनल कौन हो सकता है? कसाब ने जब कसाब ने इतने लोगों को मारा रेलवे स्टेशन पे, कहाँ हमारे लोगों ने, जब भाग रहा था कसाब तो चौपाटी पे जिन पुलिस वालों को खबर मिली कि इधर से आ रहा है रोका, उसने उसको पुलिस वालों को मार दिया, लेकिन उसके बाद कसाब को मारा नहीं गया।
कसाब को पकड़ा गया और इंक्वायरी हुई, क्या खाएगा तू, कौन सा वकील चाहिए तुझे, सारी सुविधा दी गई। उसके बाद उसको फांसी दी गई। हमारे पास कचहरी कोर्ट है, हमारे पास जजेस हैं, हमारे पास जेल है। ये सारी चीज़ों को छोड़ के शॉर्ट रास्ता अपना के इस तरह से गोली मारना, मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष के कानून का उल्लंघन है। उसको पकड़ना चाहिए और मुकदमा चला के, वो क्रिमिनल था, मुझे पता चला कि क्रिमिनल था, 2 बार उसको मकोका लगा हुआ है। हमें पहले ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी कितना बड़ा तो मेरा कहना है कि इस तरह से पकड़ के मारना गलत है। जो अमेरिका की चौधराहट है देश में ना, वो ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, बहुत पहले कहा था कि भारतवर्ष हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का एक महासंघ बनना चाहिए, ताकि जो अमेरिका हमेशा धमकी देता है, अमेरिका कहता है कि मैंने जो है पाकिस्तान और भारतवर्ष की जंग को बंद करा दिया, हमारे इसमें अपमान हमारा है। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमने जंग बंद कराया। और जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से हमला किया, बच्चे नए छोटे छोटे बच्चों को जैसा मारा गया, भूख से तड़प रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं, NGOs खाना ला रही है, वहाँ पे बम मार के कितने लोगों को मार दिया। तो उस पर अमेरिका नहीं कुछ बोल रहा है, अमेरिका फिर भी इसराइल का साथ दे रहा है। और इसराइल ने पहले हमला किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद उसने रिलेटेड किया है। और उसने, मैं बधाई देता हूँ कि 85 साल का वो इंसान जिसके दादा भारतवर्ष में पैदा हुए थे, बाराबंकी में पैदा हुए थे, भारतवर्ष का खून है उन लोगों के अंदर, उन्होंने जिस तरह से इसराइल को जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। मैं इसको तारीफ़ करना चाहता हूँ। इसराइल को भुगतने का समय आ गया है, इसराइल को भुगतने का समय आना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं अल्लाह भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरह 1.25 लाख लोगों को मारा है, जबकि फ़लस्तीन के लोगों ने इनको रहने की जगह दिया था। मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं इसको जगह दूं और मुझे भगा के खुद ही कब्जा करने लग जाए, तो ये हो रहा है फ़लस्तीन। और देखिए मुसलमानों का जो है ना, पूरा फ़लस्तीन के साथ पूरी की पूरी हिमायत है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हमारे प्रॉफिट हैं, पैगंबर पैदा हुए। हमें कुरान शरीफ में लिखा है कि आप उस मस्जिद को जाओ, फ़लस्तीन में मस्जिद का दौरा करो, मस्जिद के लिए मदद करो, वहाँ दिया जलाओ। तो हमें तो फ़लस्तीन की हमारी जो मस्जिद वहाँ पर है, उससे हमारी पूरी की पूरी आस्था है। अभी ऐसा है ना कि ये जो सरकार है ना, ये हर चीज़ जो है इलेक्शन जीतने के लिए कर रही है। अभी पिछले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में जिन बड़े बड़े लोग हारे हैं, उसके पीछे इंक्वायरी होना चाहिए। एक ही दिन फटाफट जो है कई लाख लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आ जाना, बहुत लोगों का नाम कटवा देना, इसकी परंपरा रही है। ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन इनके हाथ के खिलौना बन चुका है। मैं समझता हूँ आज इस देश में सही और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती की जा रही है, 3rd लैंग्वेज कंपलसरी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, हिंदी की सख्ती नहीं, अरे भारतवर्ष में आज भी पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है लैंग्वेज के नाम पर, जिसमें 45 मेंबर होते हैं। वो पूरे देश में जाकर हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा काम हिंदी में होता है। और अगर महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज है तो सबसे पहले मराठी होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी होना चाहिए, फिर इंग्लिश होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और फिर तीसरी लैंग्वेज कौन सी आना चाहिए, मुझे कोई बताए। अगर हिंदी नहीं आए तो कौन सी लैंग्वेज महाराष्ट्र में होना चाहिए, वो कोई लैंग्वेज बता देना कोई। मनसे के बाळानंदगावकर कुछ दिनों पहले इधर आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यूपी में अगर 3rd लैंग्वेज मराठी अगर करेंगे वो, तो इधर हिंदी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप सही कहते हैं तो फिर इधर जाइए, दक्षिण में जाइए, तमिलनाडु, कर्नाटक, उधर जाकर हिंदी सख्ती करके दिखाइए। वो तो कर नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई सुनिए ना, मेरी पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है। मैं कोशिश कर प्रयत्न करता हूँ मराठी साथी, अभी नहीं मेरे पास, मैं मराठी का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का नंबर आता है, परंतु महाराष्ट्र में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन हम महाराष्ट्र में जितनी पार्टी बढ़ना चाहिए उतना हम बढ़ा नहीं सकते अभी तक, क्योंकि यह राज्य की पार्टी है। हमारी कोशिश है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएं। आज प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा देश में कि 2014 के बाद से देश में जो कर्ज था, पहले 1947 से 2014 तक जो कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, अब वो हो गया 3 गुना ज़्यादा। देश कर्ज से डूबा जा रहा है, हमें हर साल उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और कहा जा रहा है कि देश जो चौथी जो है, दुनिया की चौथी जो है आर्थिक
अर्थव्यवस्था शक्ति बन गई है। परंतु मैं समझता हूँ कि आज भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है और राशन नहीं मिलेगा तो वो खा नहीं सकते हैं। ये देश की स्थिति है। महाराष्ट्र में पैसे नहीं है, अभी डेवलपमेंट काम बहुत रुका हुआ है। लाडली बहन के नाम पर इन लोगों ने पैसे दिए। देखिए, जब आदमी इलेक्शन लड़ता है ना, तो जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइड है वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई है। लोग कितना खर्च करते हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारे लोग वोटर को पैसे भी देते हैं, हालांकि सब गलत है ये, लेकिन बहुत से लोग देते हैं वोटर को पैसे। सरकार ने पैसे न दे करके हमारे पैसे, जनता के पैसे लाडली बहन के नाम पर दिया और ये कहा कि अब हम चुन कर आएंगे तो हम अब की बार 1500 की जगह 2100 रुपये देंगे। और चुन के आने के बाद आप कह रहे हैं कि बहुत सारे 8-9 लाख लोगों ने गलत लिया है, उन पर कार्रवाई होगी। और अब 500 एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। हम कहते हैं ये सरकार सेकुलर सरकार है। देश में संविधान है और संविधान की कसम 2-2 बार खाने वाला आदमी, एक बार आमदार बनता है तो शपथ लेता है, दूसरा उसके बाद जब बनता है वो मिनिस्टर बनता है तो शपथ लेता है, लेकिन वो कह रहा है हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारेंगे। इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। आज महाराष्ट्र में जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उस लाउड स्पीकर को मुंबई में उतारने की बड़ी जोरदार से चल रही है। किरी सुमैया हर एरिया में जाते हैं पुलिस को लेकर के मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारो। जो भी कोर्ट का आदेश है वो ये है कि डिसिबिल उसका जो मेंटेन करो। डिसिबिल अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, फिर आप उतार सकते हैं। परंतु कह रहे डिसिबिल हमको कुछ नहीं मालूम, हमें जो है ना इस लाउड स्पीकर को उतार कर वहाँ दूसरा एक स्पीकर लगाना है जिस स्पीकर से आवाज़ आएगी नहीं और अजान कोई सुन भी नहीं सकता है। पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये चल रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। गया एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, रेलवे बिक रहा है, सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बिक रही, नया कुछ बन नहीं रहा है। और जो है वक्त की ज़मीनें भी मुसलमानों के हड़पने का इरादा है। पहले 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया, जो मुसलमान को हज के लिए सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई। ये हालत है। दूसरी तरफ किसानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ वो सरकार निकम्मी सरकार है जो बार बार ये कहती है कि हम आएंगे तो एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी, लेकिन आज भी किसानों की आत्महत्या बड़े ज़ोर में चल रही है और किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का, कारपोरेट का हज़ारों करोड़ माफ़ किया जा रहा है, परंतु किसानों की हालत आज भी देश में सुधरेगी नहीं। और बड़े हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, बड़े नेताओं ने कहा था, जब तक किसान खुश नहीं होगा, जब तक देश खुश नहीं होगा। और किसानों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ये हालत है। अभी यहाँ पे आग लग गई थी कहीं, फायर ब्रिगेड नहीं है, हो सकता है फायर ब्रिगेड नहीं हमारे पास। हम बहुत बड़े $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं हमारे पास है, इक्विपमेंट उसका है नहीं यहाँ पे इसमें हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो है सोचना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी हर धर्म के लोगों के साथ, चाहे किसी धर्म का भी हो। और याद रखिए, जो भी लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं वो समझो कि बहुत ही ख़राब लोगों के हाथ में सत्ता है, और जो लोग डेवलपमेंट को लाते हैं समझिए वो अच्छे लोग हैं। आज ये जो है जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वाजपेयी जी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में, वो जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़त्म हो गई है। आज
वाजपेयी जी का भाषण बार बार आज दिखाया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि इसराइल को फ़लस्तीन की ज़मीन खाली करना चाहिए, और आज हमारी सरकार जो है इसराइल को सपोर्ट कर रही है। मैं समझता हूँ ये जो है जो विदेश नीति है हमारी बहुत कमज़ोर हो गई है। हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है, और अब की बार हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 2027 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में ताकत बनाने के लिए। जो काही प्रचंड मोठं ट्रॅफिक अपेक्षित आहे त्या ट्रॅफिक करता विस्तारित रोड नेटवर्क हे आपल्याला उपलब्ध होणार आहे. द्वारका सर्कलचा एक मोठा विषय आहे जो कुंभमेळ्यासाठी द्वारका सर्कलचा जो काही विषय आहे त्याच्यामध्ये 2 फेज करायचे ठरले आहेत. पहिल्या फेजमध्ये कुंभपर्यंत जे होऊ शकतं ते करणार आहे, आणि त्याच दरम्यान सेकंड फेजचाही वर्क ऑर्डर दिला जाईल, कारण तिथे जे काही इंटरव्हेन्शन्स आहेत त्याला थोडा अधिक वेळ लागणार आहे, आणि मग त्या अधिक वेळाकरता कुंभच्या काळात तो भाग खोदून ठेवलेला असेल अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून याला 2 भागांमध्ये आपण परिवर्तित केलेला आहे. एक भाग हा कुंभपर्यंत करण्यात येईल आणि दुसऱ्या भागाचं काम कुंभनंतर सुरू करण्यात येईल. यासोबत नाशिक रिंग रोडचा देखील विषय आज मंजूर झालेला आहे. हो, कुंभ म्हणजे नाशिक आणि त्र्यंबक या 2 ठिकाणी तिथे भाविक जातात, त्या दरम्यानचा रोडचा एक विषय आहे. नाशिक आणि त्र्यंबक हा जो रस्ता आहे याचंही काम जे आहे ते आम्ही पूर्ण करतो आहोत. विशेषतः काही ठिकाणी आता आपण 6 लेनचा रोड करतो आणि पलीकडे 4 लेनचाच रोड होता, तोही 6 लेनचा करण्याची आता गडकरी साहेबांनी मान्यता दिली आहे. नाही, आता त्या संदर्भातही काही निर्णय झालेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात नागपूरच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा आम्ही घेतलेला आहे. विशेषतः जो जायका फंडेड नाग नदीचा प्रोजेक्ट आहे ज्याच्यातनं एसटीपी आपल्याला तयार करायचे आहेत, त्याच्या जागांचा विषय असेल, इथल्या अंडरग्राऊंड ज्या 20 वाहिन्या करायच्या आहेत त्याचा विषय असेल, इथे आपल्याला जे खासगी बसेस आहेत त्यांच्याकरता बाहेर जी वाहनतळं करायची आहेत ते विषय असतील, अशा अनेक विषयांच्या संदर्भात बैठक घेऊन निर्णय केले. वारी संदर्भामध्ये अबू आझमी यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं की हिंदूंचे सण असतात तेव्हा रस्त्यावर गर्दी झाली, त्याला मुसलमान विरोध करत नाही, पण मुसलमानांच्या नमाजला मात्र विरोध केला जातो. तक्रारी मला असं वाटतं की अबू आझमी यांना वादग्रस्त विधानं करण्याचा शौक आहे, कारण त्यांना असं वाटतं की वादग्रस्त विधानं केलं की प्रसिद्धी जास्त, त्यामुळे मी त्यांना प्रसिद्धीच्या लायक समजत नाही, म्हणून असल्या फालतू गोष्टीला मी उत्तर देणार नाही. राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पे सवाल उठाया है कि हम सिर्फ असेंबल करते और चीन कमाता है. राहुल गांधी जी को न मेक इन इंडिया मालूम है, न हमारे देश में क्या बनता है ये मालूम है. शायद राहुल गांधी जी को ये भी मालूम नहीं होगा कि जब तक उनकी सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, और मोदी जी ने 10 साल में भारत को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, और आने वाले 2 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं. राहुल गांधी जी होमवर्क करें. हो, थँक्यू. एकच दिवसानं जर तुम्हाला जर त्रास होत असेल तर आम्ही हा हिंदू धर्माच्या वतीने जे हे कार्य करतो, जे आम्ही वारी करतो, घर सगळं सोडून 15 दिवस घालतो, ते वैयक्तिक वाढवतं, आणि असं म्हणजे किती तास होतं त्रास, 1 तास 2 तास प्रत्येक ठिकाणी. त्यामुळे हे जे व्यक्त केलं हे विनाकारण आणि एक हिंदूमध्ये वाद घालण्याचा संपर्क आहे. वर्षातनं एकदाच आमचा हा सण असतो. तुम्ही रोज रस्त्यावर नमाज पडता दर शुक्रवारी, मग तुम्ही वर्षातनं एकदाच नमाज पडा. अभियान एवढंच सांगायचं. धार्मिक गोष्टी घेऊन कोणत्याही तक्रारी होऊ नये. प्रत्येकाच्या धार्मिक भावना असतात, प्रत्येकाची संस्कृती आहे, त्याच्यानुसार हा वर्षातनं एकदा येणारा सण आहे तो आम्ही फार चांगल्या रीतीने पार पडतो, आणि कुठेही त्याला गालबोट लागले नाही. इतक्या वर्षांचं हे आहे वारकरी संप्रदायाचं, तर त्याच्याबद्दल तर कोणी असं वक्तव्य करू नये असं आमचं म्हणणं आहे. की वर्षातून एकदा येणाऱ्या सणाबद्दल आपण तक्रारी करू शकत नाही. लाखो करोडो मताने लोक इथे येत असतात. एक बहुत पवित्र इंसान थे. औरंगजेब ने हमेशा हलाल अपनी टोपी सीकर उनका 2 वक्त की रोटी का उन्होंने कमाई खाना खाए. औरंगजेब एक बहुत पवित्र इंसान थे. औरंगजेब ने हमेशा हलाल अपनी टोपी सीकर उनका 2 वक्त की रोटी का उन्होंने कमाई खाना खाय. ज्यावेळेला गणपती बेकायदेशीर बसवला जातो, त्याची मिरवणूक बेकायदा काढली जाते, शिवजयंती मिरवणूक बेकायदा काढली जाते, तर पोलीस गुन्हे दाखल करतात ना. भारताचा कायदा कोणाला सोडत नाही, पण अशा प्रकारचे स्टेटमेंट करून मुस्लिमांमध्ये हे दाखवायचं की बघा आपल्या धर्मावर किती अन्याय होतो, आणि इकडे दुसरा हिंदू धर्माचा द्वेष करायचा, हे जे स्टेटमेंट अबू आझमी करतो याचा थोवा ठिसायला पाहिजे. अबू आझमीने स्टेटमेंट करायचं आणि भाजपाने हिंदू मुस्लिमचा फायदा करायचा, आपला लढाई करायची, आणि तो प्रश्न घेऊन हिंदू मुस्लिम भांडण लावायचे.
आणि अबू आझमीने एक पिल्लू सोडून द्यायचं, हे ठरलेलं आहे. अबू आझमीचे पाय खुलत आहेत, त्यामुळे अबू आझमी हे जे स्टेटमेंट करतोय हे भाजपच्या इशाऱ्यावर करतोय, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे. अबू आजमी को जो है सस्ती लोकप्रियता चाहिए, उनसे कोई काम हो नहीं रहा है. जिन लोगों ने उनको जिता के लाया उनकी काम से बहुत उनसे अपेक्षा है, तो इस टाइप के बयान देके महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगाना और महाराष्ट्र में तेढ निर्माण करना ये बिलकुल ठीक नहीं है. अबू आझमींनी अशा पद्धतीनं आता वारी चालली आहे पंढरपूरला, तर अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणं त्यांनी टाळलं पाहिजे. शेवटी सन्माननीय आमदार आहेत ते. माजी आमदार असो की कोणी, हा जो औरंग्याच्या पिलावळचा राहिलेला कोणतरी असेल तर त्याला मग आता औरंग्याच्या कबरीच्या बाजूला झोपवण्याचे कार्यक्रम करायला पाहिजे. आमच्या छत्रपती संभाजी महाराजांना हाल करून करून त्यांना मारलं, त्या औरंग्याचे गुणगान कोण ज्या ह्या महाराष्ट्राच्या मातीतून कोण करत असेल ना, मग त्यालाही औरंग्याच्या कबरीच्या बाजूला झोपवण्याचा कार्यक्रम मग आमचे शिवभक्त आणि हिंदू समाजाचे हिंदुत्व विचाराचे कार्यकर्त्यांनी घेतले ना, तर मग त्यांना चूक म्हणता कामा नये. महाराष्ट्रातील समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार अबू आझमी यांनी वारी संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर आझमी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका होऊ लागली आहे. भाजपसह इतर पक्षांनी अबू आझमी यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. आता अबू आझमी यांनी आपल्या वक्तव्यावर माफी मागितली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटलंय की माझ्या वक्तव्यामुळे गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत, माझं वक्तव्य तोडून मोडून दाखवले गेले आहेत, माझ्या वक्तव्यामुळे वारकरी संप्रदायांच्या भावनांना ठेच पोहोचली असेल तर मी माझे शब्द मागे घेतोय, माफी मागतो. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता, असं आझमी यांनी म्हटलंय. आझमी पुढे म्हणाले की मी एक निष्ठावंत समाजवादी कार्यकर्ता आहे. मी नेहमीच प्रत्येक धर्म, संस्कृती, सुफी संत आणि त्यांच्या परंपराचा आदर करतो. वारी परंपरेचे पालन करणाऱ्या सर्व वारकरी बांधवांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करतो. वारीची परंपरा महाराष्ट्राच्या आंतरधर्मीय समृद्ध सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाचा अभिमानास्पद भाग आहे. मी पालखीचा उल्लेख फक्त मुस्लिम समुदायाविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाच्या आणि त्यांच्या हक्कांच्या संदर्भात केला होता. मी कोणत्याही प्रकारची तुलना केली नव्हती. माझा हेतू आणि माझी मागणी कोणत्याही प्रकारे अयोग्य नव्हती. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मी तसं म्हटलं होतं. अल्पसंख्याक समुदायाच्या मनात या देशात वेगवेगळे कायदे आहेत, अशी भावना निर्माण होऊ नये, हा माझा हेतू होता, असं आझमी यांनी म्हटलंय. अबू आझमी नेमका काय म्हणाला होता ते पहा. वारीमुळे रस्ता जाम होतो, हिंदूचे सण साजरे केले जातात. वारीमुळे रस्ता जाम होतो, हिंदूचे सण साजरे केले जातात, तेव्हा मुसलमान व्यक्ती विरोध करत नाही. मात्र मुसलमानांनी रस्त्यांवर नमाज केल्यावर तक्रारी केल्या जातात. मशिदी बाहेर नमाज पडू शकत नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणतात बाहेर जर नमाज पडला तर पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग परवानाही रद्द केला जाईल. पण वारीमुळे रस्ता जाम होतो, आम्ही कधी त्याला मनाई केली नाही, असं वादग्रस्त वक्तव्य अबू आझमी यांनी केलं होतं. आता यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.